करनाल में आकर के दिव्यांगजनों का विषय आप सबके बीच में साझा करते हुए आज मुझे बहुत हर्ष की अनुभूति हो रही है कि दिव्यांगता यद्यपि किसी के बस की नहीं, दिव्यांगता जन्म से भी हो सकती है, किसी दुर्घटना से हो सकती है, किसी दवाई के दुष्प्रभाव के कारण से हो सकती है। आज के वर्तमान परिवेश में अगर देखें तो दिव्यांगता को बढ़ाने वाले बहुत सारे तत्व वातावरण में ही विद्यमान हैं। रहन सहन इस प्रकार का हो गया, अनाज इस प्रकार का हम जहरीला खा रहे हैं, उसके कारण से दिव्यांगता बढ़ रही है। संस्कारों की कमी होने के कारण से बहुत सारे नौजवान हॉर्न बहुत तेज़ी के साथ बजाते हैं। जितनी डेसिबल हमको ध्वनि सुननी चाहिए उससे कई गुना अधिक ध्वनि सुनाई देती है, जिसके कारण से कान प्रभावित होते हैं, मस्तिष्क प्रभावित होता है। ऐसे अनेक कारण हैं जिनके कारण से दिव्यांगता समाज में बढ़ रही है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की 2.68% जनसंख्या दिव्यांग थी, जो वर्तमान में 10% के आसपास पहुंच चुकी है। उसका कारण ये भी है कि 1995 का जो दिव्यांग अधिकार अधिनियम था उसमें केवल 7 प्रकार की दिव्यांगता थी, उसमें 2.68 था। दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 बना जिसमें 21 प्रकार की दिव्यांगता है। उसके अंतर्गत अभी WHO के साथ एक एसोसिएटेड एजेंसी है जिसने अभी ताज़ा रिपोर्ट दी है, जिसके अनुसार लगभग 10% भारत की जनसंख्या अर्थात भारत का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक वर्ग अगर हम कोई कहें तो वो दिव्यांग है। इस दिव्यांगता को हम सरकार के सहयोग से, समाज के सहयोग से उसको रिहेबिलिटेट कर सकते हैं, उसका पुनर्वास कर सकते हैं। इस दृष्टि से प्रत्येक राज्य के अंदर एक दिव्यांग आयुक्त की नियुक्ति की गई है, जिसका काम है कि दिव्यांगजन से संबंधित जितनी प्रकार के किसी भी विभाग के नियम हैं या उनकी कोई नियमावली है अथवा कोई सुविधाएं हैं वो लागू नहीं हो रही तो उनको लागू कराना। इसके अलावा क्या नई योजना बन सकती है उस योजना को लागू कराना, और दिव्यांगों का जीवन भी एक सामान्य व्यक्ति के समान एक डिग्निफाइड, एक सामान्य जीवन वो जीने के काबिल बन सके, क्योंकि वो भी देश का एक नागरिक है। लेकिन दुर्भाग्य क्या है कि दिव्यांग को घर से ही भेदभाव होना शुरू होता है। परिवार के अनेक लोग उनको एक प्रकार का बोझ मानते हैं और वो दिव्यांग बेचारा घिसटते घिसटते मर जाता है। घर में 2 भाई हैं, एक सामान्य है, एक दिव्यांग है, तो दिव्यांग को सुविधा के नाम पर केवल भोजन मिल जाए ये भी कई जगह पर एहसान की बात रहती है, तो उनको बराबर की सुविधाएं मिलती नहीं। एक सामान्य भाई है, वो मोटरसाइकिल 2 लाख का, 4 लाख का मुझे करनाल जाना है, पानीपत जाना है, उसको मिल जाता है। लेकिन एक दिव्यांग को विद्यालय में भेजने के लिए साधन भी मुहैया नहीं करा पाते, परिवार के लोग उसको भेजते नहीं हैं। तो पहला हमारा प्रयास है शिक्षा की दृष्टि से जो दिव्यांग है इसको हम सुविधाएं प्रदान कर सकें। हरियाणा के अंदर हमने प्रत्येक विद्यालय के अंदर समग्र शिक्षा प्रारंभ की है, जिसमें स्कूल में आने वाले विद्यार्थियों को हम स्टाइफंड प्रोवाइड करते हैं। कक्षा के अनुसार है, 5वीं कक्षा तक 200 रुपया, 8वीं कक्षा तक 400 रुपया, 8वीं से लेकर 10वीं तक 600 रुपया और उसके पश्चात 800 रुपया स्टाइफंड है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे भी विद्यार्थी हैं जो अपनी शारीरिक अवस्था के कारण से अथवा मानसिक दिव्यांगता के कारण से विद्यालय में नहीं आ सकते, तो ऐसों को हम 1950 रुपया प्रति माह पेंशन देते हैं। हरियाणा में लगभग 28,500 ऐसे दिव्यांग विद्यार्थी हैं जिनको डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से उसके माता पिता के खाते में 1950 रुपया जाता है। शिक्षा की दृष्टि से न केवल उनको निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है, विद्यालय की शिक्षा निःशुल्क है, अपितु अगर वो बड़ी शिक्षा भी प्राप्त करना चाहते हैं तो उनके लिए 5% आरक्षण है। MBBS, BDS, LLM और इसी प्रकार के अन्य कोर्स। और मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि हरियाणा सरकार ने कोरोना होते हुए भी, कोरोना कार्यकाल होते हुए भी पिछले साल 10
दिव्यांग विद्यार्थियों को विदेश में शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजा है। हरियाणा सरकार ने अपने खर्चे पर बोर्डिंग, लॉजिंग और उनका आने जाने का, रहने सहने का सब प्रकार का खर्चा, शिक्षा का खर्चा, जिनमें उज्बेकिस्तान भी गया है, चीन में भी 2 विद्यार्थी पढ़ने के लिए गए हैं, 2 ऑस्ट्रेलिया भी पढ़ने के लिए गए हैं, तो ऐसे 10 विद्यार्थी हरियाणा के वहाँ पर भेजे गए हैं। तो शिक्षा अगर आएगी तो स्वाभाविक रूप से दिव्यांग आगे रोजगार के लिए समर्थ हो सकेगा। इस रोजगार को प्राप्त करने के लिए हरियाणा में सभी विभागों में 4% आरक्षण की व्यवस्था की है इन एवरी डिपार्टमेंट, नॉट ओनली इन रेगुलर जॉब्स, लेकिन मनरेगा जैसी मजदूरी के काम में भी 4% आरक्षण की व्यवस्था है। ये तो ठीक है कि सभी दिव्यांग सभी काम नहीं कर सकते, लेकिन हर व्यक्ति कोई ना कोई काम कर सकता है, क्योंकि ठहरा हुआ पानी भी, गंदा पानी भी आग बुझाने के काम तो आ ही सकता है। तो ऐसे ही दिव्यांग, ठीक है, कस्सी नहीं चला सकता होगा, जिसका एक पैर नहीं है वो कस्सी नहीं चला सकता, लेकिन वो कंप्यूटर का काम तो कर सकता है, मस्त रोल तो एंटर कर सकता है। तो ऐसा जो दिव्यांग है उसका आइडेंटिफाइड काम करके वो क्या कर सकता है, उसकी दृष्टि से हरियाणा के अंदर 4% रोजगार की व्यवस्था की गई है। और केवल रिक्रूटमेंट में नहीं, अपितु 4% उसको आरक्षण दिया गया है उसकी प्रमोशन में भी। और बड़ी बात क्या है कि शेड्यूल्ड कास्ट का जो आरक्षण है, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब का, उसमें स्टेप अप की व्यवस्था है। अगर एक जनरल का उसके बराबर का एम्प्लॉई है और SC ST को भी प्रमोशन में रिजर्वेशन मिलती है, उसको रिजर्वेशन मिल गई, तो वो जनरल से उसकी सैलरी हाई नहीं हो सकती, अप नहीं हो सकती, वो बराबर रहेगी, तो स्टेप अप करना पड़ता है। लेकिन इसके केस में, दिव्यांग के केस में स्टेप अप की भी व्यवस्था नहीं है, अर्थात दिव्यांगता का जो आरक्षण है, सबसे बड़ा आरक्षण ये हरियाणा सरकार ने अपने यहाँ पर लागू किया है। इसके अलावा मुझे आज ये भी डिस्क्लोज करना आपके बीच में, दुर्भाग्य से हरियाणा की पिछली सरकारों ने दिव्यांगों का जो अधिकार है, 3% का आरक्षण था 1 जनवरी 1996 से 27/12/2016 तक, उस आरक्षण के अधिकार को बिना कहे वहाँ पर दूसरे लोगों को भर्ती किया। 1, 34 और 67 3 रोस्टर पॉइंट थे 3% में, जिसमें पहले पर ब्लाइंड को आना था, दूसरे पर डेफ डम को आना था और तीसरे पर लोकोमोटर को आना था। लेकिन उनके स्थान पर अपनी मर्जी के लोगों को उन्होंने, चाहे जनरल कैटेगरी में या किसी अन्य कैटेगरी के लोगों को भर्ती किया गया, जिसके कारण से हजारों हजार दिव्यांगों को जो अधिकार मिलता और समाज में वो एक डिग्निफाइड, एक गौरवपूर्ण जीवन जी पाते, वो नौकरियों में आ पाते, उनका प्रतिनिधित्व तो नहीं है, क्योंकि उनका स्थान उन लोगों ने किसी और को दे दिया। तो हरियाणा सरकार ने तय किया है कि ऐसा तमाम विभागों के अंदर 81 हरियाणा सरकार के विभाग हैं, इसके अलावा 14 हरियाणा सरकार के द्वारा या हरियाणा में चलने वाले विश्वविद्यालय हैं, इसके अलावा बोर्ड हैं, निगम हैं, कॉरपोरेशन हैं, इन सभी के अंदर 1/1/1996 से 27/12/16 तक 3% और उसके पश्चात 4% के आधार पर बैकलॉग वैकेंसियाँ ये निकाली जा रही हैं, जो कि अनुमानित 15,000 वैकेंसियाँ बन रही हैं, जिनमें से कुछ वैकेंसियाँ निकल भी चुकी हैं। अभी MBBS की 103 वैकेंसियाँ बैकलॉग की दिव्यांगों की निकली हैं। इसी प्रकार से हॉस्पिटल के अंदर जो अन्य टेक्निकल एम्प्लॉइज रहते हैं, उनका भी बैकलॉग वैकेंसियाँ अभी निकली हैं। हमारे पड़ोस में कुरुक्षेत्र है, तो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने भी अभी लेक्चरर की, लॉ डिपार्टमेंट की जो बैकलॉग वैकेंसी हैं 1/1/1996 से उनको निकाला है। तो विभिन्न विभाग इसको तुरंत निकाल रहे हैं। सभी विभागों को हिदायत दी गई है कि हर महीने की 10 जनवरी को अपनी स्टेटस रिपोर्ट वो दिव्यांग आयुक्त के पास में प्रस्तुत करेंगे और अगले मास का टारगेट उनका क्या होगा वो प्रस्तुत करेंगे। इस प्रकार लगभग अप्रैल मास तक हरियाणा के अंदर हम लगभग 15,000 दिव्यांग जन के लिए वैकेंसियाँ निकालने वाले हैं। तो सर्विस का क्षेत्र हो गया। ऐसे अनेक लोग हैं जो शायद सर्विस करने के तो काबिल नहीं हैं, क्योंकि उनकी शिक्षा दीक्षा इस प्रकार की नहीं हुई, तो उनको टेक्निकल एजुकेशन देने के लिए हरियाणा की जितनी ITI हैं उन सभी में उनको निःशुल्क प्रशिक्षण की व्यवस्था है। हमारे पास जितने क्लस्टर हैं इंडस्ट्रियल, जिसमें बावल है, गुरुग्राम है, फरीदाबाद है, इसके अलावा सोनीपत में क्लस्टर है,
इन तमाम क्लस्टर्स के अंदर उनको प्राइवेट सेक्टर में भी हम उनको जॉब दिलवाने के लिए हरियाणा सरकार ने प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स के साथ वार्ता की है। अभी 75% हरियाणा के ही नौजवानों को स्थानीय स्तर पर नौकरी मिले, ऐसा कानून बना है। अभी सुप्रीम कोर्ट में हरियाणा सरकार उसके लिए गई है, तो उसके अंतर्गत भी दिव्यांगों को निश्चित रूप से इसका लाभ होगा। तो यह सर्विस सेक्टर में है। इसके अलावा मुझे बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि हरियाणा में हमने 2 ऐसे सेंटर प्रारंभ किए हैं। एक की कंस्ट्रक्शन प्रारंभ हो गई है। अम्बाला में 5 एकड़ के अंदर लाइफ सेंटर, मानसिक रूप से जो दिव्यांग हैं उनके लिए लाइफ सेंटर, जहां किसी भी आयु का वो दिव्यांग आएगा, वहीं पर उसका रहना सहना होगा, वहीं पर ही उनको जीवन भर उनको योग है, प्राणायाम है, खेल है, उसकी शिक्षा है, उसको बढ़ाने के लिए जो जो किया जा सकता है हरियाणा सरकार तमाम अपने खर्चे पर करेगी। अभी उन्होंने प्रायोगिक तौर पर 100 बेड का वो प्रारंभ किया है। 38 करोड़ रुपए उसकी लागत है। इसके अलावा आपके करनाल जिले में ही घरोंडा के पास कुटैल गांव की ग्राम पंचायत ने 15 एकड़ ज़मीन हमें प्रदान की है। उस पर हम बहुत जल्दी यहाँ पर एक सेंटर शुरू करने जा रहे हैं, जो 21 प्रकार की जो दिव्यांगताएं हैं सभी दिव्यांगताओं को डील करेगा। न केवल रिहेबिलिटेशन सेंटर बनेगा बल्कि एक ट्रेनिंग सेंटर बनेगा। उसको हम यहाँ पर जो नाम दे रहे हैं, ये पूरा दिल्ली से लेकर के और जम्मू कश्मीर तक के तमाम जो उत्तर क्षेत्र है इसके लिए काम आने वाला है। और ये कंपोजिट रिहेबिलिटेशन सेंटर इस नाम से यह बनेगा 15 एकड़ के अंदर। इसमें जब तक निर्माण प्रारंभ होगा तब तक जो मानसिक दिव्यांगताएं हैं, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जिसको हम कहते हैं, ऐसी 4 प्रकार की दिव्यांगताएं रहती है। ऑटिज्म है, सेरेब्रल पाल्सी है, मेंटल रिटार्डेशन है और मल्टीपल डिसेबिलिटी है। इन चारों के लिए अभी किराए के भवन में हम चाहे हमें घरोंडा में मिल जाए, 15-20 कमरे चाहिए उसके लिए, या करनाल में मिल जाए, तो बहुत जल्दी हम प्रयास ये है कि 31 मार्च तक हम उसको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ के लिए यह प्रारंभ करने जा रहे हैं। इसके अलावा कृत्रिम अंग के लिए हरियाणा सरकार ने तय किया है कि जितने भी हमारे रेड क्रॉस, हरियाणा में 22 रेड क्रॉस सोसाइटियाँ हैं, इन सभी के अंदर कम से कम 150 दिव्यांगों के लिए हर समय कृत्रिम अंग और असिस्टिव डिवाइसेस, सहायक उपकरण उपलब्ध रहेंगे। अभी तक हमने व्यवस्था यह की है कि गांव के अंदर कॉमन सर्विस सेंटर है। एक दिव्यांग जिसके बेचारे के दोनों पैर कटे हुए हैं, हाथ कटा हुआ है, वो अंध दिव्यांग है, उसको भेदभाव तो इतना है कि बस वाला देख ले तो बस नहीं रोकता, और बेचारा बस में चढ़ भी गया तो फिर वो उसको सीट नहीं मिलती। उसका इसी बात पे लोग मजाक भी उड़ाते हैं, और इतना मजाक उड़ाते हैं परिवार का भी कि ये तो कोई खोटे किए होंगे परिवार ने, इसलिए इसके घर में ऐसा दिव्यांग हो गया। तो उनको भेदभाव का तो इतना शिकार होना पड़ता है। तो उसकी समस्या का हमने समाधान करते हुए गांव के कॉमन सर्विस सेंटर पे पंजीकरण की सुविधा दी है कि अपने ही गांव में वो वहाँ पंजीकरण करवाएगा, और वो पंजीकरण करवाने के बाद 2 टाइप्स पंजीकरण होगा उसका। एक होगा हॉस्पिटल के अंदर सीएमओ के पास वेबसाइट पे चला जाएगा, और वहाँ जाने के बाद उसका असेसमेंट होना है, उसका मापतोल होना है कि उसको डिसेबिलिटी कौन सी है, कितने प्रतिशत है, तो उसका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनना है। अभी तक डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनाए जाते थे। अब 15 अगस्त 2021 से हरियाणा सरकार ने तय किया है सभी सब डिवीज़नों के अंदर ये बनेंगे। तो आपके ज़िले में 6 सब डिवीज़न हैं, तो इन सभी सब डिवीज़नों पर ये बनने प्रारंभ हो गए हैं। कुछ जगह डॉक्टरों की भी कमी है। हमारे पास मेडिकल एक्सपर्ट्स बार बार एडवर्टाइजमेंट करने के बावजूद भी डॉक्टर इस फील्ड में बहुत कम आ रहे हैं, सरकारी सेवा में कम आ रहे हैं। पढ़ने के लिए तो गवर्नमेंट कॉलेज में जाते हैं क्योंकि फीस लगती है 5,000 रुपये साल की। प्राइवेट सेक्टर में MBBS करें तो लगते हैं करोड़ों रुपया। पढ़ते तो हैं सरकारी स्कूलों कॉलेजों में, लेकिन नौकरी करने की जब बात आती है तो वो, क्योंकि बैंक उनको करोड़ों रुपये उपलब्ध कराते हैं, तो अपने निजी हॉस्पिटल खोलते हैं, पर ऊपर नीचे मरीज पड़े रहते हैं। तो ये एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि ये जो सेवा का क्षेत्र था, इस क्षेत्र में लोग कम आ रहे हैं। लेकिन जितने भी आ रहे हैं हम उनका भरपूर उपयोग करके सभी सब डिवीजनों पर दिव्यांगों को ये सुविधा प्रदान कर रहे हैं कि उनका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बने और UDID सर्टिफिकेट बने। और दूसरी इसकी जो स्थिति है वो ये है कि एलिम्को एक कंपनी है भारत सरकार की, उसके पास में भी ये पंजीकरण हो जाता है कि उसको कौन सा अंग चाहिए, कौन सा सहायक उपकरण चाहिए, उसका फिर असेसमेंट कैंप लगता है।
मुझे ये बताते हुए थोड़ा सा कष्ट है कि हमारे करनाल ज़िला सीएम सिटी होते हुए भी पिछले 4 वर्ष से यह कैंप नहीं लगा पाया। हमारे हरियाणा के 2 राज्य मंत्री थे इस विभाग में, सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट में, श्री रतनलाल कटारिया जी और श्री कृष्णपाल जी गुज्जर, और दुर्भाग्य से मेरा दोनों के पास जाना हुआ और मैंने कहा कि भी हरियाणा में अभी तक 3 साल में एक बार ज़िले में कैंप लगता था, तो ऐसे कैसी बात बनेगी, क्योंकि हरियाणा में चारों तरफ जिस ढंग से सड़कों का जाल बिछा है तो दुर्घटनाएँ भी बढ़ी हैं। और हमारा तो गेहूँ का इलाका है, लोग खाद खूब भरपूर डालते हैं, इसके कारण से दिव्यांगता बहुत बढ़ रही है, तो हमको तो कैंप जल्दी जल्दी लगाने पड़ेंगे। तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, 1 साल में 3 कैंप लगाने की अनुमति है। जहाँ 3 साल में 1 था वहाँ 1 साल में 3, और इसके अलावा एक ज़िले के लिए 10 करोड़ रुपया 3 वर्ष का, यानी 3 करोड़ रुपया से ज़्यादा एक ज़िले के लिए अब लगेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी व्यवस्था उन्होंने की है। तो हरियाणा के लिए 220 करोड़ रुपया उन्होंने उपलब्ध करवाया है। और लेकिन करनाल ज़िले में 2018 से अभी तक कोई कैंप नहीं लगा, ये थोड़ा सा कष्ट का विषय है। मैं ज़िले के यहाँ प्रशासनिक अधिकारी बैठे हैं, मैं उनको ये चेताना भी चाहता हूँ और दिव्यांगों की ओर से भी ये बात रखना चाहता हूँ कि इसको जल्दी से जल्दी ये असेसमेंट कैंप सभी सब डिवीज़नों पर ये मार्च 31 से पहले लग जाएं, ताकि जितने दिव्यांग हैं, किसी को पैर चाहिए, हाथ चाहिए, असिस्टेड डिवाइस चाहिए, मोटराइज व्हीकल चाहिए, उनको ट्राईसाइकिल चाहिए, तो ये सारी उपलब्ध हो जाएं। तो यह हरियाणा सरकार की ओर से और भारत सरकार की ओर से मिल करके यह व्यवस्था है। इसके अलावा भी मैं आपके सामने 2 बातें, ये जो हमारा कुटेल वाला प्रोजेक्ट है, ये 300 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। ये उत्तर भारत का सबसे बड़ा ये अभी तक दिव्यांगता के फील्ड में बनने वाला प्रोजेक्ट है। प्रपोज्ड कैपेसिटी क्या है इसकी? इसकी प्रपोज कैपेसिटी 1000 दिव्यांगों की है। तो ये मैं समझता हूँ अभी तक शायद सुना भी नहीं गया होगा। और ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो यूनिवर्सिटी बन रही है, इसके बिल्कुल एडजॉइनिंग है। तो कैंपस अलग अलग होगा दोनों का, लेकिन दीवार दोनों की एक होगी। तो एक ये किया है। क्या सुविधा होगी इसमें कैंपस बन रहा है जी, क्या सुविधा होगी तो कैंपस आपको बन रहा है? उसके अंदर सभी 21 प्रकार की दिव्यांगताएँ हैं, इनका रिहेबिलिटेशन सेंटर, कंपोजिट रिहेबिलिटेशन सेंटर, ये उसमें बनेगा। तो कनेक्टिविटी भी उसकी काफ़ी रहेगी। तो सर्विस सेक्टर का मैंने बताया कि बैकलॉग है। प्रमोशन के अंदर भी हरियाणा सरकार ने एक पॉलिसी सर्कुलेट की है 22/12/2021 को। इसके अनुसार 1 जनवरी 1996 से लेकर 27/12/2016 तक 3% और उसके पश्चात 4% सेवा में जो भी दिव्यांग है वो ABCD चारों वर्गों में उसको हम प्रमोशन देंगे। और ये भारत में शायद किसी प्रांत में पहली बार हो रहा होगा कि 26 साल पीछे से ही आप प्रमोशन देंगे। हाँ, नेशनल प्रमोशन होगी और आज वो किस स्टेटस पर आएगा उस स्टेटस तक हम इसमें प्रमोशन देने वाले हैं। इसके अलावा भी हरियाणा सरकार की पेंशन की जहाँ तक बात है, तो अभी तक 1,88,000 दिव्यांग हैं, उनको हम हर माह 2,500 रुपया मासिक पेंशन उनके खाते में देते हैं। और भारत में हरियाणा ऐसा प्रांत है जो सबसे ज़्यादा पेंशन देता है, जहाँ 250 रुपया हर वर्ष ऑटोमेटिकली और सिस्टम हमने बनाया हुआ है। जैसे बुढ़ापा पेंशन बढ़ती है, इसी ढंग से उसके साथ साथ ये बढ़ती है। इसमें 21 तरह की जो दिव्यांगताएँ हैं, उसमें हमने जो एसिड अटैक विक्टिम्स हैं, जो तेजाब पीड़ित, जो इस प्रकार की हमारी संस्कृति तो नहीं थी, लेकिन दुर्भाग्य से आज इस तरह के मन चले हुए हैं कि भाई ये मेरी नहीं हुई तो किसी की नहीं होगी, और उनके पर तेजाब डाल के उनको ज़िंदगी भर तड़पने के लिए मजबूर कर देते हैं। ऐसी लड़कियों का कोई ऐसा नहीं है कि पहली बार मोदी जी के आने के बाद ही ये एसिड अटैक विक्टिम हुई है। एसिड अटैक विक्टिम तो पहले भी थी, लेकिन कोई चिंता नहीं करता था। लेकिन इस सरकार ने चिंता की और ऐसी लड़कियों को भी और 1.5 गुना पेंशन हमने देनी प्रारंभ की है। बाकियों को अगर 2,500 मिलती है, उनको 37.5 रुपया पेंशन मिलती है। इसी तरह से सर्विस के अंदर 10 साल की छूट दी गई है। क्लास A और क्लास B में 10 साल की है, C और D में 15 साल की
यानी अधिकतम आयु में छूट यह दिव्यांगों को हरियाणा सरकार ने प्रदान की है। तो ऐसी अनेक योजनाएं सरकार के द्वारा दी जा रही हैं। अभी दिव्यांगों के खासतौर पे जो विद्यार्थी हैं उनको और अधिक सुविधाएं दी जाएं, तो शिक्षा बोर्ड ने दिव्यांग आयुक्त के नाते से न्यायालय की शक्तियां रहती हैं, तो उसमें एक याचिका का निपटारा करते हुए हरियाणा एजुकेशन बोर्ड को आदेश दिया गया था। उसके अंतर्गत जितनी भी एग्जामिनेशन होंगे, परीक्षा होगी, चाहे 8वीं की है, 10वीं की है, 12वीं की, हालांकि 8वीं का बोर्ड अभी हरियाणा सरकार ने पुनर्विचार किया, अभी नहीं होगा, लेकिन 10वीं और 12वीं है, या कोई प्रायोगिक और परीक्षाएं होती हैं, तो जिसमें एजुकेशन बोर्ड होगा वो उनका किसी भी दिव्यांग से एग्जामिनेशन फ़ी नहीं चार्ज करेगा, एडमिशन फ़ी भी चार्ज नहीं करेगा, एनरोलमेंट फ़ी जो लगती है वो भी चार्ज नहीं करेगा। इसी ढंग से जो दिव्यांग हैं, स्पेशल स्कूल चलते हैं, उन्हीं में ही एजुकेशन बोर्ड का सेंटर बनेगा। जो दिव्यांग अगर करनाल का है तो उसको सेंटर भी लोकली ही प्रोवाइड किया जाएगा, अगर उसकी कोई प्रायोगिक परीक्षा भी है। इसी ढंग से हरियाणा का HPSC और HSSC जो दो और ऐसी हमारी रिक्रूटिंग एजेंसीज हैं, तो असेसमेंट एजेंसीज हैं, उनके यहाँ भी तय किया गया है कि अगर कोई वो सेंटर बनाएंगे तो सबसे पहले सर्टिफिकेशन होगा कि वो दिव्यांग फ्रेंडली है या नहीं, उसमें रैंप है कि नहीं, उसमें लिफ्ट है कि नहीं, टैक्टाइल है कि नहीं, वो सर्टिफिकेशन होगा, और उसमें व्हील चेयर है कि नहीं गेट के ऊपर। अगर वो दिव्यांग फ्रेंडली है और वो सर्टिफिकेशन हो गया है पहले, उसके पश्चात ही वो सेंटर तय किया जाएगा। अन्यथा सेंटर तय करने पर न केवल वो एजेंसी जिम्मेवार होगी, अपितु जहाँ पर वो सेंटर हुआ है और उन्होंने कोई फर्जी सर्टिफिकेट दिया है तो 5 वर्ष तक की सज़ा अथवा 5 लाख जुर्माना अथवा दोनों यह उनके ऊपर इम्पोज किए जाएंगे। इसी ढंग से दिव्यांगों को दिव्यांग फ्रेंडली वातावरण, एक्सेसिबल वातावरण देने की जिम्मेवारी भी सरकारों की है, समाज की भी है। दुर्भाग्य से इसमें हम काफ़ी पिछड़े हुए हैं। करनाल में भी जब मैं आ रहा था तो मैंने देखा कि 2-3 बैंकों की बिल्डिंग इस तरह की है कि 3-4 सीढ़ियाँ हैं, उसके बाद जाकर के बैंक की वो भवन शुरू होता है, तो वो दिव्यांग कैसे जाएगा? अब उसकी तो व्हील चेयर जा नहीं सकती अंदर। तो ये जो रैंप बनना चाहिए, भले वो पुरानी बिल्डिंग होगी, कुछ भी होगी, 2 वर्ष के अंदर अंदर दिव्यांग अधिकार अधिनियम 27/12/2016 से आया है। 2 वर्ष के अंदर अंदर सबको एक्सेसिबल बनाना था, लेकिन आज 5 वर्ष बीत जाने के बाद भी यह एक्सेसिबल नहीं है और चेतना नहीं है। तो मेरा मीडिया के माध्यम से भी और सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से भी यह निवेदन है कि जहां दिव्यांगों के अधिकार उनको हाईलाइट करना, दिव्यांगों से संबंधित जो सुविधाएं प्रदान नहीं की गई हैं उन पक्षों को हाईलाइट किया जाना चाहिए। वहाँ अनेक ऐसे दिव्यांग हैं जिन्होंने दिव्यांगता की छाती पे चढ़ करके और सफलता की बुलंदियों को छुआ है। अभी ताज़ा उदाहरण देखते हैं, पैरा ओलंपिक हुआ है जहाँ 1968 में भारत ने पहली बार पैरा ओलंपिक में भाग लिया था और 2020 तक केवल 12 मेडल जीते थे। लेकिन जब चेतना जागृत की गई, सुविधाएं प्रदान की गई, उसका परिणाम क्या हुआ कि 19 हम मेडल लेके आए, जिनमें 5 गोल्ड मेडल भी हैं। और मज़ेदार बात क्या है कि हमने भाला फेंक के अंदर गोल्ड मेडल जीता हमारे दिव्यांग ने, और जिसने वो गोल्ड मेडल जीता उसका एक पैर नहीं है और भाला फेंकने के लिए दौड़ना पड़ता है। अब आप पूछेंगे कि जिसका एक पैर नहीं वो दौड़ कैसे सकता है? तो उसको कृत्रिम पैर लगा हुआ है। कृत्रिम पैर लगा हुआ था, वो दौड़ के आया और उसने पहली बार में जो भाला फेंका वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा, जो अभी तक वर्ल्ड रिकॉर्ड था उसको तोड़ा। दूसरा भाला फेंका, 5 बार भाला फेंकना पड़ता है। दूसरी बार जब भाला फेंका तो अपना पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा। तीसरा भाला फेंका तो अपना पहले वाला वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा। अर्थात 5 भाले फेंके, 5 भालों में उसने 5 बार वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा। तो ये दिव्यांगों में प्रतिभा है, उनमें आगे बढ़ने की क्षमता है, लेकिन उसको वातावरण देने की ज़रूरत है। तो दिव्यांग आयुक्त के नाते मेरा आप लोगों से आग्रह है कि जहाँ पर कमियाँ उजागर करें ताकि प्रशासन पर भी दबाव हो, समाज पर भी दबाव हो, सामाजिक चेतना भी और परिवारों में भी चेतना आए। और वही करनाल में ही मिनी सचिवालय है, मिनी सचिवालय, मिनी सेक्रेटरी प्रशासनिक मुख्यालय है। थोड़ी आपकी आवाज़ में थोड़ी गड़बड़ है। मिनी सचिवालय है, प्रशासनिक मुख्यालय यहाँ का। चाहता हूँ ये जो शिकायत आई है इसमें इसको प्राथमिकता के तौर पर लीजिए। वोट पर्सन में कोई रैंप नहीं है। जिला के समाज कल्याण अधिकारी को
धारा 89 दिव्यांग अधिकार अधिनियम में यह अधिकार है कि वो उनको नोटिस दे करके 1 मास का समय देंगे। 1 मास में ठीक नहीं होता है तो 10,000 रुपये का जुर्माना लगाएंगे। तब भी नहीं होता तो अगली बार मिनिमम 50,000 रुपये जुर्माना, जो 5 लाख तक जा सकता है। तो यह उनको कराना है। अब 2000 में देखते हैं समाज कल्याण विभाग के बाहर कई बार रिपोर्टिंग के लिए इस कार्यक्रम के बाद, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद दिव्यांगजन जागरूकता शिविर है यहाँ पंचायत भवन में। स्थान स्थान पर प्रांत में अभी तक 135 कैंप, स्वयं जिसमें मेरा रहना हुआ है, 135 कैंपों में मैं गया हूँ, जिसमें हजारों दिव्यांग, उनके अभिभावक, सामाजिक संस्थाएं और प्रेस के माध्यम से ये सारा अवेयरनेस, उनको जागरण के लिए प्रयास किया गया है। वो जागृत होंगे तो निश्चित रूप से सुविधाएं तो बहुत सारी सरकार दे रही है, लेकिन उन तक जा नहीं रही है। हवा तो है लेकिन टायर में हवा नहीं है, तो टायर में हवा आए इसके लिए बीच में पंप की जरूरत है। कमी किसकी है सर यहाँ पे जी, इस बारे में कमी किसकी है फिर? देखिए, अगर दोषारोपण करेंगे तो आप और हम सभी शायद इसमें कहीं ना आज कहीं आपने हमें बुलाया, हम पहुंच गए। अगर आप पहले बताते तब भी तो आते। सरकार हाँ। ने कभी इतनी जागृति करने पहली की बार आप कोशिश ही नहीं करवा रहे की। हैं। जो वीरेंद्र सिंह है, वो गूंगा पहलवान है, उन्होंने धरना प्रदर्शन किया चंडीगढ़ के अंदर मुख्यमंत्री के निवास के सामने विधानसभा के बाहर कि उन्हें 4 ओलंपिक जो मेडल हैं जीतने के बाद उन्हें 6 करोड़ रुपए मिलने चाहिए थे, प्रथम श्रेणी की नौकरी मिलनी चाहिए थी। आज तक उन्हें सिर्फ 1 करोड़ मिले। अभी भी वो सब वादे नहीं है। आपने इतनी स्कीमें गिनवाई, अगर ये लाभ उन सबको मिलते तो करनाल में भी जो दिव्यांग इतने प्रदर्शन थोड़ी करते हैं। जो गूंगा पहलवान है उनकी तो अभी लेटेस्ट है कि 6 करोड़ उनको मिलने चाहिए, आज तक 1 करोड़ मिले, प्रथम श्रेणी की नौकरी नहीं मिली। देखिए, हरियाणा सरकार खेलों में दिव्यांगों के साथ समानता का व्यवहार कर रही है और भारत में अकेला हरियाणा ही ऐसा प्रांत है जिसमें दिव्यांग के खेल को सामान्य व्यक्ति के खेल के बराबर रखा गया है। और इसलिए गूंगा पहलवान सहित किसी के साथ में कोई भेदभाव नहीं किया गया। यहाँ एक धारणा की थोड़ी कमी जरूर है कि कुछ खेल इस प्रकार के हैं, कुछ दिव्यांग इस प्रवृत्ति के हैं कि जिस खेल के अंदर विशेष प्रयास करना पड़ता है। अब जो पहलवानी है, इस पहलवानी में कान का कोई बहुत ज़्यादा उपयोग नहीं है। अगर वो पहलवानी करता है, सामान्य पहलवान पहलवानी करे या दिव्यांग पहलवानी करे, उसकी दोनों की पहलवानी में कोई अंतर नहीं है, इसलिए उसके साथ में कोई भेदभाव होने का प्रश्न नहीं है। लेकिन विशेष नहीं, जो आपने 4 ओलंपिक बताया, 4 ओलंपिक में वो पदक विजेता नहीं है, एशियाड के पदक विजेता है। ओलंपिक के पद्मश्री शायद उनको भी मिला था। हाँ, नहीं, इसलिए थोड़ा सा तथ्यों में कहीं न कहीं अंतर है। वो उसके लिए कमेटी हमने गठित की है। बाकी सब खिलाड़ियों को जिसका जो हक बनता था वो सबको प्राप्त हुआ है। अगर कहीं कोई कमी है तो एक समिति बनी हुई है, वो निश्चित रूप से इसमें देगी। जहाँ तक आपने कहा कि भी इससे पहले क्यों नहीं हुआ, तो इसके लिए तो मैं यही कह सकता हूँ कि जब आँख खुले तभी सवेरा। लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया गया है। लगभग 5,000 लोगों को अभी पिछले 4 मास में प्रमोशन मिल चुकी है। दिव्यांग हरियाणा के कर्मचारी जो विभिन्न विभागों में, और जो कि उनको प्रमोशन में आरक्षण नहीं मिला था, प्रमोशन मेरिट पे तो मिली होगी, इनकी सीनियरिटी में मिल गई, सीनियरिटी में मिलना लगा, लेकिन रिजर्वेशन नहीं मिला। रिजर्वेशन 1 जनवरी 96 से है, लेकिन आज भी नहीं पता कि दिव्यांगों को रिजर्वेशन भी है। 4% रिजर्वेशन है, पहले 3% रिजर्वेशन थी, किसी को नहीं मालूम, उनकी ब्यूरोक्रेसी में भी मालूम नहीं था। लेकिन अब 5,000 लोगों को मिल चुकी है और 5,000 और लोगों की पाइपलाइन में, और 15,000 मैंने बताया कि सर्विस ये निकली है। तो बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ होना बाकी है। लोगों की सर अवेयरनेस के लिए बताइए, पुलिस उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं तो आईपीसी के तहत कोई नियम है? अगर है तो वो जरूर बताइए, क्योंकि लोगों को नहीं बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न है। दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 मोदी जी के आने के बाद बना। वैसे आपको मैं जानकारी दूं, 7 अक्टूबर 2007 को यूएनओ की CRPD उसका भारत मेंबर बना था दिव्यांगों के लिए। दुनिया के अलग अलग देशों में, क्योंकि शासन प्रणाली अलग अलग है, तो उनकी एक ड्राफ्ट पॉलिसी बनाई गई थी। 7 से लेकर 14 तक केंद्र में किन किन की सरकार रही बताने की आवश्यकता नहीं, लेकिन 14 में मोदी जी के आने के बाद पहली बार संसद में इसको इंट्रोड्यूस कराया गया। आर्टिकल 253 संविधान के आर्टिकल 253 में यूनियन लिस्ट 13 में 13 के अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया गया। पहला ऐसा कानून था जिसमें 119 अमेंडमेंट आए हैं। आज तक कोई ऐसा कानून भारत का नहीं है, क्योंकि संवैधानिक इनको अधिकार मिले हैं। ये सारे जितने मैंने बताए ये संवैधानिक अधिकार हैं। इसमें अगर कोई दिव्यांग के साथ में भेदभाव करता है, दिव्यांग के अधिकार को नहीं देता, या दिव्यांग फर्जी बनता है,
फर्जी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट प्राप्त करके और नौकरी में चला गया। कुछ मेरे पास मामले हैं, मैंने बताया कि मुझे न्यायिक शक्तियाँ भी प्राप्त हैं। पेंशन का लाभ ले लिया, नौकरी पेंशन का लाभ लिया, नौकरी का लाभ ले लिया, और भी कई ऐसे कांड हैं वो कर लिए। क्योंकि लोन भी हम प्रोवाइड करवाते हैं 1.5 लाख रुपए तक, तो कोई गारंटर की भी जरूरत नहीं है। 50 लाख रुपए तक का लोन दिव्यांग को बहुत सस्ती दर पर 6% वार्षिक के ऊपर, वो इंडस्ट्री भी लगा सकता है, वो देने का हमारे पास प्रावधान है। पिछड़ा वर्ग निगम के माध्यम से वो दिया जाता है। तो ऐसे विभिन्न प्रकार के दुरुपयोग हो सकते हैं या दिव्यांग के अधिकार को नहीं देता। तो दिव्यांग अधिकार अधिनियम के अंदर ही धारा 89 से लेकर के 104 तक, इसमें 94 तक विधान किया गया है। 5 धाराएं हैं जिसमें 5 लाख रुपया, 5 वर्ष की कैद अथवा दोनों हो सकते हैं। तो आईपीसी के अलावा दिव्यांग अधिकार अधिनियम भी अपने आप में संपूर्ण अधिनियम दोनों है। केसेस में यदि अगर कोई दुर्व्यवहार करता है उस केस में भी, और अगर कोई गलत सर्टिफिकेट बनाता है उस केस में भी, दोनों में। और एक शब्द सीएमओ साहब के पास जो पेंशनों के लिए का दिन होता है, कम से कम उसमें भी वो सारा दिन ये लोग बैठते हैं, अलग अलग जगह से आते हैं। आपने कहा डिवीजन लेवल पे होगा ये सब कुछ, लेकिन अभी तो ये सीएमओ लेवल पे है, यहाँ पे बोर्ड बैठता है।